हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू एजुकेशन इंसाइट्स बाय आदित्य। आज ये काफ़ी स्पेशल सेशन है। मैंने बहुत दिनों से इसके बारे में सोचा है। तो पहले तो टॉपिक पे आने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं आदित्य मुखर्जी हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग कोलकाता से किया है और अभी मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है IPGMER कोलकाता में। मेरा नीट का AIR 1257 है और जी एडवांस का AIR 4479 है। मेंस का AIR 1800 8800 है और WBJE का AIR 195 है। और बाकी आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं जो भी है मेरा। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए जेई के लिए या फिर नीट के लिए, कैसे एग्जाम्स को क्रैक करते हैं। तो चलते हैं, ठीक है, देखते हैं स्ट्रैटेजी। मैंने बना के रखा है, लिख के रखा है आप लोगों के लिए। स्ट्रैटेजी, ये है स्ट्रैटेजी। पहले मैं बता देता हूँ, मैं जो भी बोलूँगा ये वैलिड रहेगा सिर्फ यूआर कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि मैं खुद एक यूआर कैंडिडेट हूँ और मैं जानता हूँ एक यूआर कैंडिडेट होने के काफ़ी सारे डिसएडवांटेज है इंडिया में। तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है थोड़ा, मेरे अनुसार। और शायद से अगर नहीं भी करना पड़ता है, मैं कुछ इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं जो भी, मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मेरा जो भी सोच है, वो एक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ यूआर कैंडिडेट ही है। तो शायद से ये दूसरों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जबकि वो जो कोई भी 50,000 60,000 रैंक पे अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी हो सकता है। मेरे स्ट्रैटेजी एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जिससे कि आप सिर्फ रैंक नहीं कर पाए, आप अपने आप को डेवलप कर पाए। ठीक है, तो मेरा स्ट्रैटेजी आप देख ही सकते हैं। ऑफ कोर्स कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी होता ही नहीं है। आप अगर देख रहे हो मेरा वीडियो, क्लास 10th में हो, क्लर्क का एग्ज़ाम देखिएगा। क्लर्क का एग्ज़ाम जो होता है, एसएससी का कुछ क्लर्क का एग्ज़ाम होता है, मेरे को पता नहीं है। मैंने मैथ्स का पेपर देखिएगा। आप उस क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए योग्य है। आप अभी अगर क्लर्क का एग्ज़ाम दे देंगे, आप आपको सिलेक्शन हो जाएगा। एक मैथ्स का पेपर आता है, एक बेसिक साइंसेस का पेपर आता है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं इतना मानता हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट है, जो भी देख रहा होगा मेरा वीडियो, वो क्लर्क का एग्ज़ाम निकाल लेगा। तो क्या उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी चाहिए क्या क्लर्क का एग्ज़ाम निकालने के लिए? आपको चाहिए एक स्ट्रैटेजी क्लर्क का एग्ज़ाम निकालने के लिए? नहीं चाहिए ना, क्योंकि आप योग्य है। You are the one who is capable of clearing the clerk exam because you are capable of being a clerk. आप अगर क्लर्क हो सकते हैं तो आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि कोई स्ट्रैटेजी चाहिए। आप अगर योग्य है, आप अगर डिजर्विंग है, आपको आईआईटी का सीट मिलेगा, कुछ भी हो जाए। नीट का पेपर टफ आ जाए, आईआईटी का पेपर इजी आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपको सीट मिलेगा अगर आप योग्य है। ठीक है, तो ये हटा दीजिए कि आपको मेरा स्ट्रैटेजी कोई फॉलो करना पड़ेगा, एक टॉपर का स्ट्रैटेजी या फिर किसी का भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा क्रैक करने के लिए। अगर आप योग्य है, आपका बिल्कुल होगा। ठीक है, मैंने भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी देखा है। मेरा पूरा जो लाइफ है, मतलब लाइफ मतलब मेरा पूरा जो जर्नी है, वो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज से भरा हुआ है। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं एक स्ट्रैटेजी देख लिया उससे हो जाता है किसी का भी सिलेक्शन। मेरा मानना है किसी का भी सिलेक्शन होता है। मेरा दोस्त का एक आप देखे होंगे फाउंडेशन इनसाइट्स में, मेरा जो कोवर्कर है, मतलब कोवर्कर क्या बोल रहा हूँ, दोस्त है। तो वो उसका भी सिलेक्शन हुआ है क्योंकि वो खुद शाश्वत है, उसका नाम शाश्वत है, वो खुद शाश्वत है। मैं खुद आदित्य हूँ। इट इज यू हु गेट सिलेक्टेड, इट इज यू हु गेट सिलेक्टेड, नॉट द स्ट्रैटेजी। आप अगर कैपेबल है, आप अगर खुद आप में दम है, तो आप सिलेक्ट होंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने एनीमे देखना स्टार्ट कर दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप डिजर्व करते ही नहीं था। आप में अगर इतना कंट्रोल है नहीं कि आप एनीमे को एडिक्शन में कंट्रोल कन्वर्ट करके आप दिन रात देखे, तो आप में वो कैपेबिलिटी है ही नहीं, आप डिजर्विंग नहीं है फिर, इसलिए आप नहीं सिलेक्ट हुए। आप बहुत सारे बोलते हैं कि टीचर अच्छा नहीं था इसलिए। टीचर अच्छा नहीं है तो आपके पास कोई रिसोर्सेज और नहीं है, आप खुद डिजर्विंग नहीं है। आप अगर देखिएगा, बहुत सारे मेरे, मैं ऐसा टारगेट नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पीडब्ल्यू में अच्छा नहीं पढ़ाते। क्या पीडब्ल्यू से स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं होता है? मान लेते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि किसी से ये स्टूडेंट को ले लिया, लेकिन जो भी एक्चुअली में पीडब्ल्यू से पढ़ के सिलेक्ट होता है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। वो है इसलिए सिलेक्ट हो रहा है, ना कि वो पीडब्ल्यू में पढ़ रहा है, वो आकाश में पढ़ रहा है, वो एलन में पढ़ रहा है। वो अपना खुद का यूनिक कैरेक्टर है। मैं खुद आदित्य मुखर्जी हूं, इसलिए मैं सिलेक्ट हुआ हूं, मेरा खुद का कैपेबिलिटी है।
मेरे को पता था कहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, कहाँ पे मैं कम डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। ऐसा नहीं होता कि भैया मेरे को एक स्ट्रैटेजी बता दीजिए लास्ट 10 महीने में कैसे करते हैं। आप अगर केपेबल है लास्ट 1 महीने में भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इट इज़ हु हू गेट सिलेक्टेड, नॉट द स्ट्रैटेजी, ठीक है? और अभी मैं जो शेयर करने वाला हूँ, मैं आपको मेरा रिसोर्सेज शेयर कर सकता हूँ। लेकिन ये ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए कि आप भी इसको फॉलो कर लीजिए, आपको भी आ जाएगा ये 1257 नेक्स्ट ईयर। ऐसा नहीं है। मेरे जैसे रिसोर्सेज, मेरे से बहुत हाई हाई लेवल के रिसोर्सेज यूज किए थे मेरे एक दोस्त ने, उसका कुछ ऐसे 10,000 11,000 रैंक का है। ऐसा नहीं कोई रिसोर्सेज यूज करने से कुछ होता है। या फिर मैं अभी उसको डिमीन भी नहीं करना चाहता हूँ, या फिर वो मेरे लेवल का है। मेरे क्रिटिकल थिंकिंग में बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, सुनिए। बेसिकली आईआईटी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो क्लास 12 के बाद होता है, वो आपका रैंक से कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपने उस जर्नी में आपने अपना दिमाग को कितना प्रिपेयर किया है। आप अपने दिमाग को अगर एक आईआईटीएन लेवल तक एक प्रिपेयर किया है, आईआईटी को वो नहीं बनाते कि वो एक आईआईटी है, उसके जाने वाले स्टूडेंट्स बनाते हैं कि वो इतना टफ एग्जाम को क्लियर करके जा रहे हैं आईआईटी में। इसलिए आईआईटी को आईआईटी बनाया जाए, वो इसलिए वो आईआईटी आईआईटी है, ना कि वो आईआईटी को गवर्नमेंट से पैसा मिलता है इसलिए आईआईटी है, इसलिए नहीं। उसमें जो स्टूडेंट्स जाता है उसका जो क्वालिटी है, इसके लिए वो आईआईटी है। वो डेवलप करना ही इस 2 ईयर जर्नी का मकसद है और कुछ नहीं। आपको एग्जाम क्लियर कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। फर्क पड़ता है कि आप एक आईआईटीएन लेवल के माइंडसेट से वहां पे घुस पा रहे हैं या नहीं। आप अगर गधे हैं, आपको अगर उस दिन अगर आईआईटी का पेपर में कोई भी चीटिंग कर लिया, मान लीजिए चीटिंग कर लिया, फिर आईआईटी में चले गए, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके नाम पे आगे एक आईआईटीएन ज्यादा से ज्यादा लिख जाएगा। लेकिन आपका जो माइंडसेट है, आप आईआईटी में जाके सर्वाइव कर सकते हैं, आईआईटी में जाके पढ़ सकते हैं, आप सोच सकते हैं उस लेवल का। वो उस बैच ऑफ स्टूडेंट्स में जाके आप समझ सकते हैं, कुछ नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि आईआईटीएन जाने का ये जो 2 साल, आप 2 साल का जो मेहनत है, वो आपके माइंडसेट को डेवलप करता है बस। और फिर यहाँ पे मैं आपको बस क्या बोलते हैं कि एक सेकंड, मेरे रिसोर्सेस ही शेयर कर सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि यही बेस्ट है मार्केट में, या फिर मैं यही पढ़ लोगे तो आपको भी आ जाएगा 4,000 5,000 रैंक, ऐसा नहीं है, ठीक है? फिर मेरा एक सजेशन रहेगा कि एग्जाम को क्रैक मत कीजिए, प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। आपको फिजिक्स से प्यार होना चाहिए, फिजिक्स अच्छा लगता है। इस दुनिया में जो भी हो रहा है, फिजिक्स से मजा आ रहा है। फिजिक्स देख रहा हूँ मैं हमेशा, मैं समझ पा रहा हूँ कि क्या क्यों हो रहा है। मैं गुलाटी मारता हूँ तो मेरे हाथ पे कितना प्रेशर आता है, मेरा सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट कैसा होता है। ये सब है, ये जो समझना है, यही एंजॉयमेंट है। अगर आप एंजॉय प्रोसेस को नहीं करेंगे तो कभी आप आईआईटी में जाके या फिर कोई भी जॉब में जाके खुश नहीं रहेंगे, वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये मतलब जनरली ये सब नहीं बताना चाहिए कि रैंक का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको फाइट करना पड़ेगा तभी आपका कैपेबिलिटी बनना चाहिए, बनेगा, ठीक है? लेकिन जैसे कि मैं अभी बोलूँ कि रैंक का कोई वैल्यू नहीं है, अभी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये जनरली आपको नहीं बताना चाहिए। जो अभी प्रिपेयर करना है उसको दौड़ना चाहिए, उस रैंक के पीछे दौड़ना चाहिए। वो जो दौड़ है ना रैंक के पीछे, वो आपके दिमाग को अच्छा बनाता है। वो एक प्रेशर क्रिएट करता है ताकि आप दौड़े, वरना आप नहीं दौड़ेंगे। आप रैंक के पीछे दौड़ेंगे, मैं बोलूंगा कि अभी नहीं, रैंक का कोई फायदा नहीं है, रैंक कोई मतलब नहीं रखता। एक्चुअली में मतलब नहीं रखता, वो स्टूडेंट है वो मतलब रखता है। मेरे जैसे एक सेम लेवल का स्टूडेंट का 10 रैंक आया, उस दिन के पेपर उसको मान लीजिए बुखार आ गया, कुछ हो गया, तो क्या वो मेरे से कम लेवल का है? कुछ नहीं, रैंक का कोई मतलब नहीं है। वो स्टूडेंट वैसा है, वो स्टूडेंट इतना अच्छा है कि वो उसको आप अगर ज्यादा छोड़िए, कहीं भी टेक्नो में डाल देंगे, आईएम में डाल देंगे, वो भी अच्छा बन जाएगा, वो आईआईटी से ज्यादा पैकेज लेके आ जाएगा। लेकिन वो स्टूडेंट वैसा था। तो इट इज नॉट जस्ट कि आपको क्या बोलूं कि नॉट जस्ट कि आपको ये प्रोसेस में क्रैक कराया जा रहा है, एग्जाम क्रैक नहीं कराया जा रहा है, वो माइंडसेट तैयार कराया जा रहा है, आपको क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी को तैयार किया जा रहा है। तो जैसे कि मैंने बोला था, आप सिलेक्ट होते हो, जैसे कि मेरे को बोलते हैं कि मेरा डिस्ट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा, ये है वो है, गेम खेलता हूँ बहुत ज़्यादा। अगर आप गेम खेलते हो, अगर आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो, इसका मतलब आप खुद डिजर्विंग नहीं हो, इसलिए नहीं रोक पा रहे हो। मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो गया था, यूट्यूब देखता था मैं, शायद से कभी 10th में 2 घंटा यूट्यूब देखता था दिन का। तो मैं डिस्ट्रैक्ट, मेरे को फिर समझ में आया कि कहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। ये अगर समझ नहीं है आप में, तो आप फिर डिजर्विंग नहीं हो। आप अगर क्लियर नहीं किए हैं, तो मेरे अनुसार ऐसा है कि आप अगर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो वो नॉन डिजर्विंग हो गया। कोई भी एक डिजर्विंग कैंडिडेट एटलीस्ट क्लियर कर लेता है।
रैंक तो अलग बात है, एटलीस्ट क्लियर कर लेता है। तो वो ये डिस्ट्रैक्शन बोल, आप ऐसे मत बोलिए कि डिस्ट्रैक्ट हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए। डिस्ट्रैक्शन, अगर डिस्ट्रैक्ट आप हो गए तो आप डिजर्विंग नहीं है। डिस्ट्रैक्ट हो गए आप, डिस्ट्रैक्ट मनुष्य होता है, डिस्ट्रैक्ट मनुष्य होता है, लेकिन वो आपके एग्जाम का फेलियर का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होने से आप खुद अपने आप को रोक सकते थे। और जैसे मैंने बोला था, आप हो जो सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैं अपने रिसोर्सेज के बारे में बताता हूँ। तो मैंने क्लास 10th में ही, 10th के एंड में ही ये कुछ तो एक सेकंड डेमोन्स्ट्रेट ले लेते हैं। तो क्लास 10th के एंड में ही मैंने जेई प्लस, जैसे मेरा ऐसा ही कुछ सोचता, मैं सिलेक्ट श्योर नहीं था, मेरे को जेई में जाना है, नीट करना है। मेरे को पढ़ाई करना अच्छा लगता था, मैथ्स बहुत अच्छा लगता था, मैथ्स मेरे को बहुत अच्छा लगता था लिटरली। वहाँ पे जो लॉजिक है, वो जो थिंकिंग प्रोसेस है मैथ्स का, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। फिर भी मेरे को ऐसा लगता था कैरियर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से डॉक्टर बनना चाहिए, कैरियर बहुत अच्छा रहता है उसमें, उसका जो जॉब, उसका जो सेटिस्फेक्शन है। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि जेई करते हैं और वो नीट भी करेंगे उसके साथ। तो जेई के लिए मैंने बायजूस में एक स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था, तो उसमें मेरे को जेई का स्कॉलरशिप मिला था। तो फिर जब मैं वो एग्जीक्यूटिव के साथ बात कर रहा था, तो फिर वहाँ पे नीट का वो लोग बोले कि नीट का भी, जेई प्लस नीट ले लीजिए, बस 10,000 रुपये कुछ एक्स्ट्रा लगेंगे, बस हो जाएगा। तो उसी के अनुसार मैंने बायजूस में ले लिया। उसमें बस उसका एक नेगेटिव है कि बायजूस बंद हो गया, जिस साल मैं 12th दे रहा था उसके अगस्त महीने में बंद हो गया। फिर मैंने फिर सिर्फ नीट का मैंने, तो मैं कर ही रहा था आकाश ऑफलाइन, आकाश कोलकाता से मैं कर रहा था। तो ऑफलाइन में टिल द लास्ट डे आकाश मेरे साथ था। मैंने उसके पूरा प्रोसेस और टीचर्स को एंजॉय किया मैंने। और आकाश का नीट का पूरा मैंने आकाश से प्रॉपरली पढ़ा है, और जेई नीट का यहीं से भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, लेकिन जनरली मैंने आकाश से ही पूरा पढ़ा है। और जेई का जो मैंने पढ़ा है वो अगस्त तक इसी में पढ़ा था। और लास्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री इसी से ही मैंने मैनेज कर लिया था। बहुत ज़्यादा 75% कवर कर दिया था बायजूस ने। बाकी 25% मैंने नीट के साथ ही मैच कर लिया, और बाकी मैथ्स मैंने विनीत लुम्बा सर से पढ़ा था अन अकेडमी में, ठीक है। अभी आपके अनुसार अगर यूट्यूब से पढ़ना है तो वहाँ पे बेस्ट टीचर कौन है? अच्छा, बेस्ट टीचर के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा बेस्ट टीचर की क्वालिटीज। बेस्ट टीचर कोई नहीं है, कोई मैं जैसे बोलना नहीं चाहता, लेकिन कोई मेरे को भी बेस्ट टीचर बोल सकता है, मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि उसके लिए बेस्ट टीचर हूँ तो मेरा दोस्त के लिए भी मैं बेस्ट टीचर हूँ, ऐसा नहीं है। बेस्ट टीचर में कुछ क्वालिटीज रहता है जो आपके लिए आज के पर्सपेक्टिव से होना चाहिए, लेकिन मैं कुछ जनरल बता देता हूँ क्या क्या रहता है। बेस्ट टीचर कभी भी अपने नॉलेज जो है वो हमेशा अप टू डेट रहेगा। कभी भी कुछ अगर पूछोगे आप, उसका ऐसा आंसर नहीं होना चाहिए, कुछ वेग आंसर होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, कोई अगर मेरे को बोलता है कि 11th में, अपने 12th में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और ई नॉट बाई बी नॉट सी क्यू होता है। और कोई मेरे को बोलता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि नेचर में ऐसा है कि ई नॉट बाई बी नॉट का रेशियो सी है। अगर ये नेचर कोई बोलता है तो वो अच्छा टीचर नहीं है, वो आइदर उसको पता नहीं है, ठीक है। अगर उसको पता नहीं है तो उसको एडमिट करना चाहिए कि मेरे को पता नहीं है। बिल्कुल, मैं भी जस्ट मैंने अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है, मेरे को बहुत कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा कि मैं बोल दूंगा कि आई माइनस, एक छोड़ दीजिए, वो बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे मेरे लाइफ में। मेरे जर्नी में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पे टीचर ऐसे फेक करते हैं, उनको पता नहीं है, बस बोल देते हैं। तो वैसे टीचर्स को आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, वो ऐसे टीचर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ऐसे टीचर्स मैं जनरली अवॉइड करता हूँ जो कि क्लास में एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ाई के सिवाय कुछ करते हैं। मेरे एक टीचर है, मैं केमिस्ट्री के, मैं बताता हूँ, एम आर सर और वी आई एस सर। ये वैसे तो आपको मिलेंगे नहीं कहीं ऑनलाइन में, ये ऑफलाइन आकाश कोलकाता के टीचर्स है। तो वो, मैं इनको गॉड मैंने बोला है, गॉड क्यों क्यों बोला है मैंने, क्यों भी यहाँ पे ताकि मैं वीडियो में बोलूँ, यहाँ पे लिख के रखा था कि क्यों, क्योंकि उन्होंने कभी भी क्लास में मजाक नहीं किया, शायरी नहीं किया एंटरटेनमेंट के लिए। मैं मानता हूँ अगर 1.5 घंटे का 2 घंटे का क्लास है, 1 घंटे के बाद थोड़ा मेंटल माइंड को थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए। तो उन्होंने कभी शायरी नहीं किया मजाक करने के लिए, या फिर किसी बच्चे के ऊपर मजाक नहीं किया, ये तुम क्या क्या दांत दिखा के हंसा रहे हो, ऐसा नहीं, मजाक नहीं किया है उन्होंने। बल्कि कुछ ऐसे टॉपिक्स को बोला जो कि स्टडी रिलेटेड ही है। मैं स्टडी रिलेटेड आपको एंटरटेनमेंट बताता हूँ कैसे। वीसॉस आपने देखा होगा, वीसॉस वो कितना वियर्ड चीज बोलता है। वो एक वीसॉस का एक वीडियो है, वहां पे वो बोलता है कि मैं अगर ऐसे हवा करूँ खुद को, तो ये एनर्जी जो वेस्ट कर रहा हूँ, इससे क्या हाथ गर्म हो जाए, बॉडी गर्म हो जाएगा, या फिर मैं ठंडा हो जाऊंगा। तो वो उसके ऊपर मैं उसने वीडियो बनाया।
ये है कनेक्टेड पूरा पढ़ाई के साथ। पूरा ये कैलोरी हाथ में कैसे एनर्जी बर्न होता है और कैसे हवा का स्पीड कैसे आप देखते हो, वो पूरा एकदम स्टडीज के रिलेटेड नहीं, लेकिन है एंटरटेनिंग। तो ऐसा एंटरटेनमेंट, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ये एम आर सर वी आर सर कैसे करते थे एंटरटेनमेंट, कि लोग शायरी गाना वाना कुछ नहीं, कुछ मजाक मजाक कुछ नहीं। एम आर सर का मेरा एक याद आता है, वो सेपियंस, बहुत सारे लोग ने पढ़ा है सेपियंस बुक, तो वहाँ से एक एग्जांपल देते थे कि हम ह्यूमंस क्यों इतने एडवांस्ड है, कि क्योंकि वहाँ से फिर वो बताने लगे, फिर एक स्टोरी बताने लगे एक साइंटिस्ट की, जिसने विटामिन बी 12 में जो कोबाल्ट कोबाल्ट रहता है ना, वो कैसे वहाँ पे आया। ये सब मेरे को याद है, मैं अमेज हो जाता था ये सब स्टोरी सुन के। ये माइंड को रिलैक्स देता है, माइंड का रिलैक्सेशन होता है, एंटरटेनमेंट भी होता है, और आप पढ़ाई से जुड़ जुड़ के भी रहते हो। तो मैं मानता हूँ कि अगर कोई बेस्ट टीचर है तो वो ये ऐसे ऐसे एग्जांपल्स को यूज करेगा अपने टीचिंग में। और वैसे दिक्कत तो है नहीं कुछ, कि अगर आप कुछ और यूज कर रहे हैं, मतलब कुछ और शायरी वायरी कर रहे हो, लेकिन मतलब मेरे अनुसार वैसे अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, फिर मैं आता हूँ अरविंद कालिया सर जैसे हैं, मेरे को बहुत हेल्प किया था लास्ट में। मैं मैथ्स का थोड़ा सा वीक पड़ गया था मैं मैथ्स, क्योंकि मैं बायो पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था। तो लास्ट में जो ये जो इंटरेस्ट देते हैं ना, ये जो भाई वाला कनेक्शन है, ये बनाते भाई, वो बोलते हैं भाई भाई बोलो तुम्हारा भाई अरविंद कलिया भाई। तो ये जो इनिशियल जो इंटरेक्शन करते हैं, जो इंटरेस्ट देता है, ये अरविंद कलिया सर का बेस्ट है। और वन शॉट इनका बहुत अच्छा है, वो बहुत हाई यील्ड कंसेप्ट है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अगर आप उसका वन शॉट्स देख लेंगे ना, ऑब्वियसली आपको पढ़ना पड़ेगा पहले से, लेकिन डिवीजन के लिए वन शॉट्स उनका बेस्ट है। और विनीत लुम्बा सर है ना, ये पूरा एकदम पूरा थ्रू आउट आपके पूरे जर्नी में विनीत लुम्बा सर बहुत अच्छे से आपको हैंडल करते हैं। उनका जो पढ़ाने का स्टाइल है काफी ओल्ड स्कूल है, लेकिन वो जो कैसे हैंडल करते हैं ना बच्चों को, आप बस क्लास में देखिएगा, वो जो भी बेकार बच्चे हैं उनको जो कैसे हैंडल करते हैं, वो बहुत, मेरे को बहुत मजा आता था उनके क्लास में, कि कैसे वो जो देखो अन अकेडमी जैसे है, उसमें बहुत एक क्लास में 100-200 बच्चे हैं, उनका चैट्स को हैंडल करना, ऑनलाइन में कुछ भी कोई भी लिख सकता है अपना नाम बदल के, तो उसको उसको ब्लॉक नहीं करते थे, उसको जो जैसे उसका कैसे हैंडल करते थे, वो बस आपको विनीत लुम्बा सर से ही जानना पड़ेगा, मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बहुत अच्छा उनका मैथमेटिक्स समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। और वो वैसे ऐसे तो थोड़ा बहुत बेकार जोक्स करते थे, लेकिन बाकी उनके अनुसार वो बहुत अच्छे पढ़ाते थे। ठीक है, फिजिक्स में एनएमएस सर, मैं मेरे अनुसार एनएमएस सर से बेटर फिजिक्स का टीचर मैंने नहीं देखा, क्योंकि फिजिक्स में एक्यूरेसी, नॉलेज, इंटेलेक्ट, कनेक्टिंग टू स्टूडेंट्स, ये एक्यूरेसी कि मैं जो सोच रहा हूँ वही होगा, ये एक्यूरेसी, नॉलेज, नॉलेज मतलब मेरे उनके उनका जो नॉलेज है फिजिक्स में, वो अपार है, अपार है, मतलब कुछ भी बोलेंगे एकदम परफेक्ट लॉजिक और परफेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ बोलेंगे। फिजिक्स में भी बहुत कुछ होता है कि हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देते, बोलते हैं ऐसे होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वो फिजिक्स जो एनएमएस सर है, एनएमएस सर का जो फिजिक्स है वो अनपैरेलल्ड है, उनसे अच्छा फिजिक्स कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उनका जो लॉजिक है, उनका जो हमेशा पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमेशा एग्जैक्टली सब कुछ एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि वो होता है ना, हमने रेनमैन प्रॉब्लम बोला, एक प्रॉपर पढ़ा है कि छाता को कितना एंगल में डालते हैं, लेकिन वो एक्सप्लेन करते हैं कि 1 किलोमीटर का छाता ले लो, माथा के ऊपर रख दो, क्या फर्क पड़ता है। तो उनको ये पता है कि छाता का शॉर्टेस्ट जो हाइट होना चाहिए, ताकि वो हम शॉर्टेस्ट जो छाता का जो लेंथ होना चाहिए, जिससे कि हम पूरा कवर हो जाए। उनको ये पता है कि ये बताना है एग्जैक्टली सब कुछ फिजिक्स के रिलेटेड, सब कुछ फिजिक्स के रिलेटेड सब कुछ उनको पता है, एग्जैक्टली सब कुछ लॉजिकली बताते हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है उनका एक कंसेप्ट भी। और वो काफ़ी हम्बल भी है, अपने गलतियों को एडमिट करते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट भी करते हैं। मैं खुद उनके साथ मैंने काफ़ी टेलीग्राम पे बहुत बात किया है मैंने, बहुत बात मतलब कुछ भी डाउट होता था वो सॉल्व कर देते थे, बहुत ज़्यादा हम्बल पर्सन है। तो एनएमएस सर जैसे फिजिक्स कोई नहीं पढ़ा सकता। एनवी सर बहुत, और एनवी सर का क्या ना इंटरेस्ट बढ़ाते हैं। कोई भी जो स्टूडेंट्स होते हैं जो मीडियम, जो जिनको उतना भी पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत है, कभी कभार अच्छा एग्जाम्पल आ गया, बहुत मजा आ गया तो कर लिया, लेकिन एनवी सर है ना, वो इंटरेस्ट को थ्रू आउट पूरा कैरी कराते हैं, इसलिए एनवी सर बहुत अच्छे। फिर एनवी सर का जेई एडवांस का मटेरियल भी बहुत अच्छा है, अगर सिर्फ जे आप एनवी सर से पढ़ पाते हैं ऑनलाइन में भी तो बहुत अच्छा। मैंने भी बायूस में जेई एनवी सर से ही पढ़ा था, मतलब डायरेक्टली नहीं पढ़ा था, वो एक टू टीचर एक कुछ रहता था, वहाँ पे एनवी सर पढ़ाते थे। एनकेसी सर का मेथोडिकल
टीचिंग बहुत अच्छा है। अगर आप एनकेसी सर का, मैंने लाइट मैंने एनकेसी सर से थोड़ा पढ़ा था, ज्योमेट्रिकल और वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा वेव ऑप्टिक्स बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक था। तो एनकेसी सर का जो मेथोडिटिकल टीचर है ना, टीचिंग है ना, वो अभी पीडब्ल्यू में है। वैसे तो खुद का एकेडमी भी खोला था, पहले अन अकेडमी में थे। तो वो क्या है ना, इनकेसी सर एकदम प्रॉपर एक शेड्यूल मान के चलते कि ऐसे 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 होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, और ऐसे होता भी है। ठीक है, इसलिए इनके सर का जो मेथोडिटिकल टीचिंग है, और बाकी मैं जितने भी सर का नाम लिखा है ना, इन टीचर का नॉलेज बेस्ट है। क्योंकि एक टीचर का मैं मानता हूँ एक नॉलेज और इंटेलेक्ट, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब में नॉलेज और इंटेलेक्ट कूट कूट के बढ़ा है। ठीक है, तो आप इनमें से किसी में भी जाइए, लेकिन आप अगर देखिएगा एकदम बहुत बहुत बेहतरीन सब पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको बस आपके साथ कौन फिट करता है वो देख लीजिएगा, फिट होता है। तो एनकेसी सर अनअकैडमी में पढ़ाते हैं। आशीष अरोड़ा सर का भी रिवीजन चेकलिस्ट जो है, वहाँ से मैंने पूरा एक दिन में संडे सुबह 6 बजे बैठा था, और रात को 8 साढ़े 9 बजे तक मेरा पूरा एकदम न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एटॉमिक सॉरी न्यूक्लियर फिजिक्स, और ये जो आपका जो वेव ऑप्टिक्स के बाद से जो भी है, जो भी चैप्टर्स है सेमीकंडक्टर्स तक, पूरा एकदम मैं रिवाइज कर दिया था रिवीजन चेकलिस्ट से, और एकदम फर्स्ट क्लास बन गया था मेरा पूरा। तो आशीष अरोड़ा सर का भी बहुत अच्छा है उनका, ये जो स्पेशली मॉडर्न फिजिक्स। केमिस्ट्री में 20 केमिस्ट से देख सकते हैं, वो समझाएंगे। ठीक है, 20 केमिस्ट का भी बहुत अच्छा, इनऑर्गेनिक का समझ बहुत अच्छा है उनका। काफ़ी मैंने उनके साथ एक इंटरव्यू कोई तो एक काइजन ग्रुप बनाया था, उसमें मैंने बात किया था। बहुत अच्छे हम्बल है, और बहुत स्टूडेंट्स के लिए काम बहुत अच्छा करते हैं। क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं ना कि सिर्फ पैसे के लिए, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं बस पैसे के लिए आते हैं टीचिंग फील्ड में। लेकिन ये जो भी टीचर है, ये कभी भी पैसे के लिए नहीं आते। ये टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, बहुत मजा आता है इनको भी। जैसे कि मेरे को मजा आता है एक टीचर से पढ़ने को, उनको भी बच्चों को पढ़ाना, बच्चों से कनेक्ट करना बहुत मजा आता है। तो ये वैसे टीचर्स है। और मैंने जैसे एम आर सर भी है, सर के लिए तो पता ही था कि क्यों है वो। एम आर सर का एक भी अच्छा लगता है कि कोई भी कुछ भी, अगर मैं तो अपने मतलब छोड़ दीजिए, आपके लिए उतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनऑर्गेनिक में जो जिसकी समझ हम रख सकते हैं। ये एम आर सर ने बताया था कि इनऑर्गेनिक सिर्फ रट्टा नहीं है, उसकी समझ, ईच एंड एवरी लाइन का एक समझ होता है, वो सब समझ सकते हैं हम। ये एम आर सर ने बताया था। अच्छा, बायोलॉजी में सचिन सर का, सचिन ठाकुर सर शायद से है। तो वो बहुत अच्छा। तो वो लेकिन कंप्लीट नहीं कराते सिलेबस, वो सचिन सर का ये दिक्कत है, कंप्लीट नहीं कराते। लेकिन ठीक है, मतलब अभी कभी अगर मोटिवेशन चाहिए, अगर पढ़ना वढ़ना है, तो आप सचिन सर से पढ़ सकते हैं। बेसिकली ठीक ठाक पढ़ाते हैं वो। और बायोलॉजी के लिए कोई टीचर की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी में एनसीईआरटी इज इटसेल्फ द बाइबल, द गॉड। यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे बोला था ना, यूनिवर्स सर गॉड है, यहाँ पे एनसीईआरटी गॉड है। क्योंकि बायोलॉजी में ना क्या है कि फैक्ट्स है, ट्रूथ एंड लाइज। कुछ ट्रूथ्स है, कुछ लाइज है। तो ट्रूथ्स कौन बोलेगा? एनसीईआरटी। कहाँ से पढ़ना है? एनसीईआरटी। तो फिर गॉड कौन हुआ? एनसीईआरटी। तो बायोलॉजी में अगर आपको पढ़ना ही है ट्रूथ्स एंड लाइज के बेसिस में, कुछ फैक्ट्स के बेसिस में, तो फिर आप कुछ और क्यों पढ़ेंगे? एनसीईआरटी में ही से तो सब कुछ आ रहा है, एनसीईआरटी से ही सब कुछ आ रहा है, एनसीईआरटी का ही तो सब, जो है, जो एनसीईआरटी बोल रहा है वही सही है, बस। और क्या चाहिए आपको? तो यही बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी गॉड रहता है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आता है कि कोचिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कोचिंग, मेरे अनुसार कोचिंग लेना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे मैंने वाई लिख के रखा है। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ये एक आपको एक एनवायरनमेंट देता है। आपको कोचिंग मतलब मैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कोई सा भी कोचिंग, वो एक एनवायरनमेंट देता है कि आपके आसपास के बच्चे आपके कंपैरिजन में कितना अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। वो जो प्रेशर बनता है, वो जो प्रॉपर जो टेस्ट होता है, वो जो आपको जो डिसिप्लिन आता है, वो कहीं आप सेल्फ स्टडी से नहीं ला सकते वो डिसिप्लिन। स्पेशली आप अगर कोई सिटी में रहते हैं, कभी अगर आपके पास एक फ़ोन है, बेसिकली फ़ोन है, सिटी में रहते हैं, पिताजी ठीक ठाक जॉब करते हैं, तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे बिल्कुल। क्योंकि आपके पास सब कुछ लग्जरीज है, जिससे आपको जो डिसिप्लिन लाना है वो बस ये कोचिंग से ला सकते हैं। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। मेरे अनुसार कोलकाता में ऑफलाइन के लिए एलन और आकाश एकदम परफेक्टली कम्पीट कर रहे हैं। आकाश नीट के लिए बहुत अच्छा करता है, एलन जेई के लिए बहुत अच्छा करता है। तो वो आपके सिटी के अनुसार है। मेरे सिटी में एलन ऑफलाइन बहुत अच्छा करता है, आकाश बहुत अच्छा करता है। पीडब्ल्यू उतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं लाता, उसका एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा नहीं है। और अन अकेडमी का भी उतना अच्छे सेंटर्स नहीं है, और ऑनलाइन में अन अकेडमी अच्छा है। मोशन का भी उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला पा रहा है।
डिमीन नहीं करना चाहता हूँ किसी का, लेकिन मेरे सिटी में जैसा है कि एलन जेई के लिए बहुत अच्छा है और आकाश नीट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आप कोई सा भी एक लीजिएगा, कुछ रिसर्च करके लीजिएगा, जैसे कि मैंने खुद रिसर्च किया था कि एलन जेई के लिए बहुत अच्छा है, आकाश में नीट। देखिए अल्टीमेटली कौन है, आप सिलेक्ट करने वाले, आप सिलेक्ट होने वाले हो। और आपको, आप अगर डिजर्विंग हो तो सिलेक्ट हो जाओगे, आप एलन में जाइए, आकाश में जाइए। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, आप जो 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, 2 लाख रुपए दे रहे हैं, वो आपको जो सर्विस मिलेगा वो हमेशा ना बेस्ट सर्विस मिलना चाहिए, वो आप खुद इंश्योर कर लीजिएगा। वरना आप किसी में भी जाइए, एक एक स्टैंडर्ड लेवल रहता है, एक ये वाला स्टैंडर्ड रेफरेंस लेवल रहता है, सब लोग कोशिश करते हैं इसके ऊपर पढ़ाने के लिए। स्टैंडर्ड लेवल सब जगह मिलेगा। आप सिलेक्शन, ऐसा नहीं होगा कि कोचिंग की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, कोचिंग ने बंदा पड़ा है इसलिए। बहुत का एक ये स्टैंडर्ड लेवल बन चुका है, जहाँ पे आपका पूरा स्टैंडर्ड लेवल, मतलब जिसके जो कि मिनिमम रहता है उसके ऊपर सब प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो देख लीजिएगा उसके ऊपर कितना, कौन कितना दे रहा है। आपके सिटी में, सिटी के लिए डिफरेंट करता है, आपके सेंटर से डिफर करता है, तो वो देख लीजिएगा। लेकिन कोचिंग जरूरत है मेरे अनुसार, क्योंकि वो प्रेशर, वो जो एनवायरनमेंट और कोई नहीं दे सकता जो कोचिंग देते हैं। अच्छा, बुक्स के लिए मेरा प्राइमरी सोर्स था, मैंने पूरा अपना नोट्स एकदम पूरा छान मारा था, बहुत अच्छे से मैंने नोट्स पढ़ा था। और जो मॉड्यूल्स मेरे जो भी आकाश के मॉड्यूल है, मैंने सारे क्वेश्चन, लिटरली एक भी क्वेश्चन मैंने किसी भी चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, हर एक क्वेश्चन को मैंने किया है। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपका दिमाग, देखिए आपका दिमाग ही करेगा एग्जाम हॉल में जो भी क्वेश्चन सॉल्व। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, रिगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस, हर एक क्वेश्चन मिनिमम 200 to 300 क्वेश्चन धीरे धीरे करिए। बहुत टाइम रहता है, 2 साल में बहुत टाइम। मैं बोल रहा हूँ जेई प्लस नीट पढ़ के मैं बोल रहा हूँ कि जेई प्लस नीट पढ़ने के बाद भी आपके पास बहुत टाइम रहता है, बहुत टाइम, इतना टाइम कि आप एनएससीसी के लिए एक्स्ट्रा बुक्स, एनएससीपी के लिए एक्स्ट्रा बुक्स, बहुत अच्छे एग्जाम्स के लिए बहुत सारे बुक्स पढ़ सकते हैं। इतना टाइम, बहुत टाइम रहता है, ठीक है। उसके साथ आप स्कूल में 75% अटेंडेंस भी ला सकते हो, बहुत टाइम रहता है आपके पास, ठीक है। कोई कोई मेरे अनुसार, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं होता। मेरे को जो बोलते हैं ना मेंटल स्ट्रेस होता, थोड़ा बहुत एंजाइटी रहता है कभी कभार, बीच में लगता है कि नहीं होगा मेरे से, नहीं मैं क्यों सिलेक्ट होऊंगा, मेरे से बहुत अच्छे बच्चे हैं। लेकिन क्या है कि वो एंजाइटी और उसको छोड़ के वो ऐसा वैसा जैसा प्रेशर नहीं रहता कि करना ही पड़ेगा, वरना आपका दम टूट जाएगा। जैसे आर्मी लोग होते हैं ना, वो सामने जाके लड़ाई कर रहे हैं तो उनको करना ही पड़ेगा वरना वो मर जाएंगे ना। ऐसा नहीं रहता है, ऐसा नहीं रहता कि करना ही पड़ेगा, 12 घंटा 18 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं रहता, ऐसा नहीं रहता, ठीक है। अदर सोर्सेस, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ये, पीवाईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। और लास्ट मंथ में टेस्ट्स, बिल्कुल लास्ट मंथ में अगर टेस्ट अगर देंगे तो लास्ट मंथ में जो टेस्ट है बहुत हेल्प करता है। मेरे को जेई मेंस का 200 से कितना था मेरा, 150 से 200 जो जंप था, वो लास्ट मंथ के मैंने 25 टेस्ट दिए थे, एकदम 25 गिन के टेस्ट दिए थे, उसके सारा एनालिसिस किया था। उसी से मेरा मैथ्स थोड़ा अच्छा बना, जिससे कि मेरे को सीबीएसई में 99 मिल पाया। मैं जेई मेंस में शायद से मेरा मैथ्स में 36 या 40 आए थे, शायद से 40 आए थे, ठीक है। तो वो वो क्यों आए थे, क्योंकि मैंने उस लास्ट मंथ में मैथ्स पढ़ा था बहुत अच्छे से, क्योंकि वो थोड़ा मैथ्स थोड़ा अंडरमाइन हो जाता है नीट के साथ जेई अगर करते हैं, तो इसलिए वो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट अगर देंगे, टेस्ट रेगुलर टेस्ट और लास्ट मंथ टेस्ट में टेस्ट देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अदर्स में मैंने इरोडॉफ सॉल्व किया था, क्योंकि बीच में मतलब मेरे को इनिशियली से एनएससीपी क्रैक करना था, एनएससीसी क्रैक करना था, भले नहीं हो पाया। एनएससी में 108 आया था 216 में, बस जस्ट थोड़ी से कट ऑफ के लिए मिस हो गया था, ठीक है। एनएससीसी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है 10 ईयर्स का, बहुत 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 अमेजिंग क्वेश्चंस रहता है, दिमाग खोल देता है आपको। पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट, जैसे आपको 200-300 क्वेश्चन कर रहे एक चैप्टर का, एक ही टाइप का रहता है, बहुत बार आपको दिमाग है ना अच्छा नहीं लगता। फिर अगर एक एनएससीपी का एक इंटरेस्टिंग एकदम दिमाग खुलने वाला क्वेश्चन करोगे ना, एकदम मजा ही आ जाएगा। तो वो वैसे क्वेश्चंस लाने के लिए वो ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा। बाकी मैथ्स के लिए सेनगेज बहुत अच्छा रहता है, और सेनगेज का अगर आप पूरा कंप्लीट करिएगा तो, अरे निशान जिंदल बहुत बहुत रिकमेंड करते हैं, लिटरली सेनगेज बहुत अच्छा बुक है मैथ्स के लिए। और पीवाईक्यूज मेरे अनुसार मैथ्स का पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उससे ट्रेंड समझ में आता है कि कैसा लेंदी क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन पीवाईक्यूज से बहुत अच्छा समझ में आएगा। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट, 1 मिनट में बंद करना चाहता हूँ इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बुक है, रिएक्शन मैकेनिज्म। एक सेकंड, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये वही मैंने बोला था ना, एमआर सर। तो एमआर सर मतलब मेरे जो सेंटर के जो टीचर है, उन्होंने ये बुक लिखा है।
इतने अच्छे से हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म, जब तक आप नहीं समझेंगे ना कहाँ से ये आ रहा है, कहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कहाँ क्यों हो रहा है, कौन सा मैकेनिज्म है इसके पीछे, जैसे कि हेल्महोल्ट्ज़ जेनेस्की में कौन सा मैकेनिज्म है, वो भले ही बीएससी लेवल का बुक है, बीएससी के कुछ थ्योरीज भी है, लेकिन वो जो आपका जो दिमाग खोलता है, वो जो आपका क्रिटिकल एबिलिटी को सोचने में, जो आपका जो क्रिटिकल एबिलिटी जो आपको बढ़ाता है रिएक्शन मैकेनिज्म और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इज़ अ बेस्ट बुक। रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने खुद खरीदा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत हेल्प किया था ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म। तो और जेडी ली, फिजिकल केमिस्ट्री का जेडी ली बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। जेडी ली अगर देखते हैं तो वो कर ही सकते हैं आप, ठीक है। और फिर एनसीईआरटी बाइबल रहता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स रहते हैं जो एनसीईआरटी में ही सिर्फ रहता है, जिसका ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं। तो एनसीईआरटी बाइबल, आप एनसीईआरटी बाइबल मान के पूरा एकदम रट लीजिए, सब कुछ रट लीजिए, जो भी आपको रखता है इनऑर्गेनिक का सब कुछ रटना है रट लीजिए, बायोलॉजी में सब कुछ रटना है रट लीजिए, मैथ्स का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिक्स का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यही है मेरे रिसोर्सेस, मेरे ओपिनियंस, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा और मैं रिप्लाई कर दूंगा। वैसे तो मूल एक एक ही जो मैंने टॉप यहाँ पे जो लिखा है ना, जेई का सक्सेस मंत्रा, ये जो लिखा है जेई का सक्सेस मंत्रा, जेई का सक्सेस मंत्र है, वो ऐसा नहीं है। जेई का सक्सेस मंत्र एक ही है, वो है आप। आपको अपने आप को एक बेस्ट स्टूडेंट बनाना है, इस देश के लिए कुछ मान लीजिए आपको कुछ एक एसेट बनना है, और एक 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 आइडियल ह्यूमन बीइंग बनना है। एट द एंड ऑफ द डे आपके रैंक, आपके कॉलेज, कुछ से फर्क नहीं पड़ता, आपको एक गुड ह्यूमन बीइंग बनना है, जो कि ये एग्जाम्स के प्रोसेस में शायद से आप बन जाते हो, तो वो उसी को टारगेट करना है। वो आपको ट्रांसफॉर्म करना है, आपको आपको उस लायक बनाना है कि आपको इस एग्जाम सिलेक्ट, ये वाला एग्जाम सिलेक्ट कर ले। यही है आपका, ये आप खुद सिलेक्ट हो गए। ये ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रैटेजी या फिर कुछ बुक्स आपको सिलेक्ट करा देंगे, आप खुद, आप जो खुद हो उसकी वजह से आप सिलेक्ट होते हो। यही है आपका स्ट्रैटेजी, यही है जेई का सक्सेस मंत्र। चलिए, थैंक यू।